रमा देवी अपनी जर्जर पुरानी सिलाई मशीन के सामने बैठी थी। मशीन तेल और देखभाल की कमी से चीख रही थी, ठीक वैसे ही जैसे ही रमा देवी का मन अपनी बहू नेहा के ताने सुनकर चीखता था। नेहा शहर के बड़े बैंक में काम करती थी और घर में उसका रौब एक मैनेजर से कम नहीं था। आज रमा देवी सुबह से ही कपड़े सिल रही थी। उनके इकलौते बेटे विनय ने कुछ साल पहले एक मकान बनवाया था और अब वह अपनी बहू के साथ रहते थे। लेकिन विनय का काम ऐसा था कि वह महीनों घर से दूर रहता और रमा देवी के हिस्से में बहू की बेरुखी और तिरस्कार आता था। एक ग्राहक का सूट सिलकर रमा देवी ने राहत की सांस ली। कमर अकड़ चुकी थी। उन्होंने धीरे से उठकर रसोई की ओर कदम बढ़ाए, जहां नेहा अपनी दोस्त मोनिका के साथ बैठकर चाय पी रही थी। ओह हेलो, कौन आ गया बिना परमिशन के रसोई में? आंखें नहीं है क्या? नेहा ने अपनी ऊंची आवाज़ में कहा। उसकी आंखें अपने महंगे फ़ोन से हटी भी नहीं। रमा देवी डर कर वहीं रुक गईं। वो बहू, मुझे थोड़ी भूख लगी थी, सुबह से बस काम ही कर रही हूँ, उन्होंने धीरे से कहा। हाथ उनके पेट पर था जो भूख से मरोड़ रहा था। नेहा ने एक ठहाका लगाया। भूख? अरे वाह माँ जी, आपने इस घर को धर्मशाला समझ रखा है क्या? दिन भर एक तिनका नहीं उठाती और खाने के लिए सबसे पहले हाजिर। इतनी शर्म कहाँ जाती है? मोनिका ने हंसते हुए कहा। देखा नेहा, मैं कहती थी ना, काम से बचने के लिए भूख का बहाना अच्छा है। नेहा ने अपनी सास की तरफ देखा जो एक कोने में कांप रही थी। जाओ जाओ, यहाँ से भागो। जब तक सारा आंगन साफ नहीं होता तुम्हें पानी का एक घूंट भी नहीं मिलेगा। वैसे भी जो काम नहीं करता उसे खाने का क्या हक? रमा देवी की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने रात से कुछ नहीं खाया था, पर बहू के डर से कुछ बोल न सकी। उनके हाथ जो बरसों से सिलाई मशीन चलाकर और दूसरों के घर काम करके उनके बेटे को पाला था, अब कांप रहे थे। रमा देवी चुपचाप आंगन की सफाई करने लगी। उनके हाथ पैर दर्द कर रहे थे, लेकिन पेट की आग और बहू के ताने उन्हें रुकने नहीं दे रहे थे। जब वह सफाई कर चुकी और रसोई में गईं, तो नेहा ने उन्हें बासी रोटी का एक टुकड़ा और एक कटोरी दाल फेंक कर दी। लो, इसी लायक हो तुम। तुम्हारी औकात ताज़े खाने की नहीं, और हाँ, ये टूटी हुई कटोरी इसी में खाओ। नेहा ने अपनी सास की तरफ तिरस्कार से देखा। रमा देवी ने टूटी कटोरी और बासी रोटी उठाई, आंखों में आंसू लिए कमरे की ओर चली गईं। कमरे में घुसते ही उनकी नज़र अपनी एक पुरानी पर संभाल कर रखी लाल साड़ी पर पड़ी। वह साड़ी उनके पति की आखिरी कमाई से खरीदी गई थी। उसे देखते ही उन्हें याद आया कि कैसे उनके पति के निधन के बाद लोगों ने उन्हें मनहूस कहकर घर से निकाल दिया था। रिश्तेदारों ने मुंह फेर लिया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उसी साड़ी को पहनकर वह दूसरों के घर काम करती थी और सिलाई करके विनय को पालती थी। वह साड़ी उनके जीवन के संघर्ष और स्वाभिमान की निशानी थी। तभी नेहा कमरे में आई। उसके हाथ में एक बड़ा कैंची था। ओह माफ़ करना, मैं भूल गई थी। मेरे पास जो कामचोर है ना, उसे काम के अलावा कुछ और भी तो देना चाहिए, नेहा ने एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा। इससे पहले कि रमा देवी कुछ समझ पाती, नेहा ने जोर से कैंची चलाई और उनकी प्रिय लाल साड़ी को 2 हिस्सों में काट दिया। ये क्या किया बहू? रमा देवी चीख पड़ी। क्या?
अरे यह तो कूड़ा थी, मैंने तुम्हारी कामवाली को दे दिया है पोछे बनाने के लिए। जाओ अब जाओ, और यह देखो तुम्हारे पास कोई काम नहीं बचा है। नेहा ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी जिंदगी की तरह इस साड़ी की भी यही जगह है। नेहा के ये शब्द रमादेवी के दिल में बासी रोटी से ज़्यादा गहरे घाव कर गए। उनकी आंखों में अब दर्द नहीं, बल्कि बरसों की सहनशीलता से उपजा एक अग्नि था। लेकिन वह चुप रही। वह जानते थे कि विनय के आने तक उन्हें चुप रहना होगा। शाम को रमा देवी काम से चूर होकर सोफे पर बैठी थी। नेहा अपनी सहेलियों के साथ जोर जोर से हंस रही थी और चाय नाश्ते के लिए अपनी सास पर चिल्ला रही थी। अरे बुढ़िया, कहाँ मर गई? जल्दी से गर्म पानी लाओ। रमा देवी रसोई से पानी लेकर आई, लेकिन थकान और भूख से उनका हाथ कांप गया और गर्म पानी का गिलास जमीन पर गिर गया। धड़ाम आवाज सुनते ही नेहा आग बबूला हो गई। तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगी मैं, जानबूझकर किया ना तुमने मेरी सहेलियों के सामने मेरी बेइज्जती। नेहा ने रमा देवी के गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा। ठीक उसी पल दरवाजे से विनय अंदर आया। वह 1 महीने पहले आने वाला था, लेकिन किसी जरूरी काम से उसे जल्दी आना पड़ा। विनय अपनी माँ को जमीन पर गिरा हुआ और नेहा को चिल्लाते हुए देखकर वहीं जम गया। उसके हाथ में एक मिठाई का डिब्बा था, जो उसके हाथों से फिसलकर गिर गया। माँ, यह क्या हो रहा है? विनय की झूठी आवाज़ में दर्द और गुस्सा भरा था। नेहा ने झूठ बोलने की कोशिश की। विनय, तुम यह माँ जी नाटक कर रही हैं। पानी गिरा दिया था तो मैंने बस। लेकिन तभी विनय की नज़र अपनी माँ की पुरानी कटी हुई लाल साड़ी पर पड़ी, जो पास के कोने में पड़ी थी। वह जानता था कि वह साड़ी उनकी माँ के लिए कितनी अनमोल थी। वह साड़ी के पास गया और दोनों कटे हुए हिस्सों को उठा लिया। यह किसने किया? विनय की आवाज़ इतनी शांत थी कि नेहा डर गई। एक सहेली ने धीरे से कहा, नेहा ने ही काटा था, कह रही थी कि यह कूड़ा है। विनय का दिल टूट गया। वह तुरंत अपनी माँ के पास गया और उन्हें गोद में उठा लिया। रमा देवी होश में नहीं थी, लेकिन उनके गाल पर थप्पड़ का लाल निशान साफ दिख रहा था। विनय, नेहा ने कुछ कहने की हिम्मत की। चुप रहो, विनय दहाड़ पड़ा। मेरी माँ की इस हालत का जिम्मेदार कौन है, यह मुझे पता चल गया है। उसने अपनी माँ को बिस्तर पर लिटाया और फिर पलटकर नेहा को देखा। उसकी आंखों में नफरत थी। आज से इस घर में तुम्हारा कोई हक नहीं। मेरी माँ को नौकरानी बनाकर तुमने जो अपमान दिया है, उसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। मेरी माँ तुम्हारी एक साड़ी के टुकड़े से ज़्यादा कीमती है। मेरी माँ ने अकेले मुझे पाला और तुमने उनका स्वाभिमान ही काट डाला। इस घर से निकल जाओ। नेहा काँप गई। उसने रोते हुए अपने पति के पैर पकड़ लिए। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं गलती मानती हूँ, मैं बदल जाऊँगी। विनय ने उसे ज़ोर से धक्का दिया। मौका? मेरी माँ को तुमने एक बासी रोटी का टुकड़ा भी सम्मान से नहीं दिया और तुम मुझसे मौका मांग रही हो? जाओ और तब तक वापस मत आना, जब तक तुम्हें यह समझ ना आ जाए कि एक पुरानी साड़ी की कीमत उस बेटे के प्यार से ज़्यादा होती है जिसे उस साड़ी ने पाला है। विनय ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। रमा देवी को तुरंत इलाज की ज़रूरत थी। डॉक्टर ने उन्हें ग्लूकोज चढ़ाया और आराम करने को कहा।
रमा देवी जब होश में आई तो उन्होंने विनय से कहा, बेटा उसे जाने दो, गलतियां हो जाती हैं। विनय ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और रो पड़ा। नहीं माँ, अब और नहीं सहना आपको, इस बार आपको सिर्फ सम्मान मिलेगा। अगले दिन सुबह नेहा घर से जा चुकी थी, लेकिन दरवाजे पर रमा देवी की कटी हुई लाल साड़ी के दोनों हिस्से रखे थे और उनके पास एक खत था। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ करना कि मैंने आपकी उस साड़ी की कीमत नहीं समझी जिसने मेरे पति को पाला। मैं तब तक दूर रहूँगी जब तक मुझे मेरी गलती का एहसास पूरी तरह नहीं हो जाता। मैं आपको हमेशा सम्मान दूंगी। विनय ने वह साड़ी उठाई और पहली बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि माँ के प्रति असीम प्रेम और दुख था। उसने धीरे से वह साड़ी अपनी माँ को दी और रमा देवी ने उसे अपनी छाती से लगा लिया। विनय ने कटी हुई लाल साड़ी के दोनों हिस्से उठाए और उन्हें अपनी माँ को देते हुए बोला, माँ आप इसे संभाल कर रखिए, यह आपकी ताकत की निशानी है। रमा देवी ने साड़ी को अपनी छाती से लगाया। उनके होठ कांप रहे थे। बेटा, विनय नेहा का खत। क्या लिखा है उसने? विनय ने रूखे स्वर में कहा, पश्चाताप। लेकिन माँ, सिर्फ शब्दों से कुछ नहीं होता। उसने जो किया वह माफ़ी के लायक नहीं है। पर बेटा, रमा देवी ने आंखों में पानी लिए कहा, वह तुम्हारी पत्नी है। मैंने तुम्हें अकेला पाला ताकि तुम अपना भरा पूरा परिवार बसा सको। रिश्ता तोड़ने में वक्त नहीं लगता, पर उसे निभाने के लिए बड़ा दिल चाहिए। विनय अपनी माँ की महानता देखकर टूट गया। उसने वादा किया कि वह नेहा को तब तक वापस नहीं लाएगा जब तक वह वास्तव में नहीं बदल जाती। उधर नेहा अपने मायके लौट चुकी थी। उसके माता पिता हैरान थे कि उनकी पढ़ी लिखी बैंक में काम करने वाली बेटी को घर से क्यों निकाल दिया गया। नेहा ने झूठ नहीं बोला। उसने शर्म और पश्चाताप से भरकर सब कुछ बताया। बासी रोटी, अपमान और सबसे बढ़कर पुरानी साड़ी को कैंची से काटना। उसके पिता ने उसके फटकारा, लेकिन माँ ने प्यार से समझाया, बेटी तुमने सिर्फ एक साड़ी नहीं काटी, तुमने अपने और अपनी सास के बीच के प्रेम के धागे काट दिए। अब अगर रिश्ता बचाना है तो अपनी नौकरी छोड़कर, अपने अहंकार को त्याग कर उन्हीं चीज़ों से माफ़ी मांगो जिनका तुमने अपमान किया। नेहा ने नौकरी से छुट्टी ले ली। वह हर रोज़ उस सिलाई मशीन की याद करती थी जिसकी उसने कभी इज्जत नहीं की थी। उसने एक अजीब फैसला किया। उसने अपने मायके में एक छोटी सी सिलाई मशीन खरीदी और सिलाई सीखने लगी। शुरू में उसकी उंगलियां सुई से चुभती थी। मशीन पर धागा टेढ़ा मेढ़ा होता था, पर उसे हर चुभन में रमा देवी का दर्द याद आता था। वह दूसरों के पुराने कपड़े सिलती, फटे हुए हिस्सों को जोड़ती और हर बार मन ही मन कहती, माँ जी, मैं उस साड़ी का हर धागा जोड़ रही हूँ जिसे मैंने तोड़ा। एक हफ्ते बाद विनय को अपने ऑफिस में नेहा का फ़ोन आया। विनय, मुझे माफ़ कर दो, मैं जानती हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की है। नेहा की आवाज़ टूटी हुई थी। मैं अब माफ़ी नहीं चाहता नेहा, मैं बस यह चाहता हूँ कि तुम क्या कर रही हो, विनय ने कहा। नेहा ने अपनी सिलाई के बारे में बताया। मैंने आपकी माँ के लिए एक नई साड़ी सिली है विनय, बिल्कुल लाल रंग की। यह मेरी कमाई से है और इसमें मेरी मेहनत का हर टाँका शामिल है। मैं इसे आपके घर के दरवाजे पर रखना चाहती हूँ। अगर आपकी माँ
एक बार भी इसे स्वीकार कर लेगी तो मैं समझूंगी कि मेरा प्रायश्चित शुरू हो गया है। विनय चुप हो गया। उसने कहा, मैं तुम्हें सिर्फ एक शर्त पर घर में आने की इजाज़त दूंगा। मेरी माँ अब इस घर की मालकिन होगी और तुम उनकी सेवा उस तरह करोगी जिस तरह एक बेटी करती है। काम, रोटी और सम्मान, हर चीज़ में उनकी हाँ होगी। और सबसे ज़रूरी, तुम्हें उन्हीं बासी रोटियों को खाना होगा जो तुम उन्हें देती थी, कम से कम 1 हफ्ते तक। क्या तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है? नेहा ने तुरंत कहा, मंजूर है विनय, मुझे सिर्फ अपनी माँ जी को वापस पाना है। अगले दिन नेहा एक नई लाल साड़ी और अपनी सिलाई मशीन लेकर घर पहुंची। विनय ने उसे दरवाजे पर रोका। तुम्हारी सिलाई मशीन यहीं बाहर रहेगी ताकि तुम याद रख सको कि यह घर सिर्फ काम और सम्मान से चलता है, विनय ने कहा। रमा देवी ने दरवाज़ा खोला। उनकी आंखों में उदासी थी पर कोई शिकायत नहीं। नेहा ने झुककर उनके पैर छुए। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आज से सिर्फ आपकी बेटी हूँ। उसने वह नई साड़ी माँ को दी। रमा देवी ने साड़ी को छुआ लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया। साड़ी नहीं बेटी, मुझे तुम्हारा दिल चाहिए जो अब तक कड़वाहट से भरा था। नेहा ने अपनी सजा शुरू की। पहले दिन जब उसने रात में बासी रोटी और बची हुई दाल खाई तो उसके पेट में ऐंठन होने लगी, लेकिन हर निवाले पर उसे याद आया कि उसकी सास ने यह अपमान और भूख हफ्तों तक सही थी। 1 हफ्ते तक नेहा ने घर का सारा काम किया और हर शाम बासी रोटी खाई। विनय और रमा देवी उसे देखते थे। विनय कठोर बना रहा, लेकिन रमा देवी के दिल में नरमी आने लगी। 8वें दिन जब नेहा बासी रोटी खाने बैठी तो रमा देवी ने उसे रोका। बस बेटी, अब और नहीं। रमा देवी ने प्यार से कहा, तुम्हारा पश्चाताप पूरा हुआ। जिस दिन तुमने अपनी गलती को अपनी भूख और अपने हाथों की मेहनत से महसूस कर लिया, उसी दिन तुमने मेरी साड़ी का हर धागा जोड़ दिया। रमा देवी ने प्यार से नेहा को गले लगाया। विनय की आंखों में भी आंसू आ गए। वह समझ गया कि माँ सचमुच कितनी बड़ी होती है। विनय ने माँ और पत्नी को गले लगाया। नेहा की आंखें भर आईं। उसे समझ आ गया था कि रिश्तों में सबसे बड़ी दौलत प्रेम और सम्मान की होती है, न कि अहंकार और तिरस्कार की। उस दिन से नेहा ने अपनी सास को माँ से ज़्यादा सम्मान दिया। वह जानती थी कि उसे माफ़ी उसकी मेहनत से मिली थी, ना कि सिर्फ शब्दों से। पुरानी साड़ी की कीमत सिर्फ कपड़े की नहीं थी, बल्कि वह उस त्याग, संघर्ष और असीम माँ के दिल की थी जिसका सम्मान उसने किया था। नेहा ने 1 हफ्ते के कठोर पश्चाताप और बासी रोटी की सजा पूरी होने के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। रमा देवी ने नेहा को गले लगाकर माफ़ कर दिया था, लेकिन यह माफ़ी केवल शब्दों तक सीमित नहीं थी। यह एक नए रिश्ते की शुरुआत थी। रमा देवी ने अपनी पुरानी सिलाई मशीन को कमरे से निकाल कर आंगन में रखवाया। यह मशीन अब सिर्फ काम का जरिया नहीं थी, बल्कि माँ और बहू के बीच संवाद का सेतु बन गई थी। एक दिन नेहा ने अपनी माँ से कहा, माँ जी, मैंने जो नई साड़ी आपके लिए सिली थी, क्या आप उसे स्वीकार करेंगी? रमा देवी मुस्कुराई, जरूर बेटी, लेकिन पहले मुझे तुम पर और एक और चीज़ सिलनी है। रमा देवी ने नेहा की कटी हुई लाल साड़ी के दोनों टुकड़े लिए। उन्होंने सुई धागा उठाया
और बड़ी सावधानी से उन दोनों टुकड़ों को जोड़ा। यह जोड़ मजबूत नहीं था बल्कि टाँकों का एक नया डिजाइन बन गया था, टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने का प्रतीक। देखो बेटी, रमा देवी ने साड़ी दिखाते हुए कहा, यह जोड़ कभी नहीं मिटेगा। यह तुम्हें याद दिलाएगा कि रिश्ता भले ही टूट जाए, उसे प्यार और सम्मान से हमेशा जोड़ा जा सकता है। नेहा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने उस साड़ी को माथे से लगाया। उस दिन नेहा ने अपनी माँ जी से सिलाई के बारीक काम सीखने शुरू किए। शाम को जब विनय काम से लौटता तो वह देखता कि उसकी माँ और पत्नी हंसते बोलते एक साथ बैठी थी, डिज़ाइन बना रही थी या कपड़े सिल रही थी। उनका कमरा अब किसी शांत वर्कशॉप जैसा लगता था, जहाँ सुई की आवाज़ में स्नेह की सरगोशियाँ थीं। कुछ महीनों बाद विनय के ऑफिस में एक बड़ा पारिवारिक उत्सव आयोजित हुआ, जहाँ कर्मचारियों के परिवार को बुलाया गया था। नेहा ने जोर दिया कि रमा देवी भी चले। रमा देवी हिचकिचाई, बेटी मैं अपनी पुरानी साड़ी और साधारण कपड़ों में वहाँ अच्छी नहीं लगूंगी। नेहा ने तुरंत कहा, नहीं माँ जी, आप मेरी सिली हुई लाल साड़ी पहनेंगी। और सुनिए, आप जैसी हैं वैसी ही सबसे खूबसूरत हैं। उत्सव में विनय ने अपनी माँ को सबके सामने मंच पर बुलाया। विनय के कंपनी के सीईओ ने एक छोटा सा भाषण दिया। दोस्तों, आज हम एक ऐसी महिला का सम्मान कर रहे हैं जिन्होंने न सिर्फ हमारे सबसे बेहतरीन कर्मचारी विनय को पाला, बल्कि अपनी बहू नेहा को भी सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा दी। हम रमा देवी के संघर्ष, उनकी सिलाई की कला और सबसे बढ़कर उनके क्षमा करने के महान दिल का सम्मान करते हैं। सीईओ ने रमा देवी को एक शॉल भेंट की। तालियों की गड़गड़ाहट में रमा देवी ने देखा कि नेहा की आंखों में आंसू थे, पर इस बार वे पश्चाताप के नहीं बल्कि गर्व और प्रेम के थे। जब समारोह समाप्त हुआ तो नेहा ने अपनी माँ जी के माथे पर हाथ फेरा। माँ जी, आज आपकी इज्जत के आगे मेरी नौकरी और मेरा अहंकार सब फीके पड़ गए। मुझे इस सम्मान को छीनने की कोशिश करने के लिए माफ़ कर दीजिए। रमा देवी ने हंसकर कहा, सम्मान छीना नहीं जाता बेटी, यह कमाया जाता है, और आज तुमने इसे कमा लिया है। घर लौटकर विनय ने अपनी माँ को देखा जो सोफे पर बैठी थी और नेहा उन्हें चाय दे रही थी। अब घर में कोई आदेश नहीं था, कोई तिरस्कार नहीं था, सिर्फ सहजता थी। विनय ने राहत की गहरी सांस ली। उसने अपनी माँ और पत्नी के सिर पर हाथ फेरा। आज मुझे समझ आया माँ, आपने मुझे अकेले पाला, पर नेहा ने आपको माफ़ करके और खुद को बदलकर हमारे टूटे हुए परिवार को फिर से पाला। मेरी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ यह कटी हुई साड़ी नहीं, बल्कि आपका बड़ा दिल है। नेहा और रमा देवी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। वह परिवार अब एक मिसाल था, जहाँ पुरानी गलतियों की याद तो थी, पर उन्हें प्यार और सम्मान के नए धागों से जोड़ दिया गया था। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।